Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sunny Verma. In today's video, I am going to discuss part 1 and 2 of the constitution, which contains the union and its territory and the citizenship respectively, right? Now, before I proceed, let me tell you that I am covering Indian polity's crash course, in which I am going to discuss whole Indian polity. It means the constitution of India. All right. In You can check the video in the playlist. Okay, I have created the playlist and separate playlist. For polity I have created one, for geography I have created one, for history I have created one, for current affairs I have created one. Please do check this. Okay, and please make notes accordingly, so that आपका जो syllabus है वो topic wise cover ho, right? So this is the third video of the Indian constitution of the polities crash course, right? And I have been discussing polity from the very beginning. It means I have discussed the historical background of the constitution, right? And then I have discussed in the second video Constituent Assembly, making of the constitution, and different committees, enforcement of the constitution, and I have also discussed the preamble, right? So if you want notes of these classes, please do subscribe and please do join the telegram channel. The link is provided in the description box. all right, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं उसे, और वहाँ पर आपको PDF अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। उसी के साथ साथ जो डेली बेसिस पे क्लासेस आती हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, राइट? So now I am going to discuss part 1, it means article 1 to 4, and part 2, it means article 5 to 11. Article 1 to 4, they are in the part 1 of the constitution and deals with the union and its territory. Okay, let's get started my dear friend. प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी, सो डैट आपको हेल्प मिलती रहे, ठीक है जी? चलिए, in article 1 it is described that India, that is भारत, shall be a union of state. अब यहाँ पर ये समझना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अंदर हमारे नेशन का नाम, और जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है वो नेम के साथ ही स्टार्ट किया, ठीक है? आर्टिकल 1 की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड कहाँ पर है? ये वैलिड इंडिया के लिए, और इंडिया का दूसरा नाम डेट इज़ भारत, ठीक है? इसको यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे। नाउ यूनियन ऑफ स्टेट, इस पर्टिकुलर ये जो 3 वर्ड्स हैं इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हम फेडरेशन भी लिख सकते थे या फेडरल गवर्नमेंट भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन नहीं, यूनियन ऑफ द स्टेट, इट मीन्स यूनियन, जो स्टेट्स हैं जो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाएंगे, राइट? इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं आप, ठीक है जी? सो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया, डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ग्रैब द पेन, राइट? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया, डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है? इसकी जगह फेडरेशन ऑफ स्टेट यूज़ नहीं किया है, यूनियन ही यूज़ की है, ठीक है, राइट? और ये भारत नाम क्यों ऐड किया है? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे और कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उसमें से कुछ एग्री कर रहे थे कि इंडिया के साथ जाना चाहिए, कुछ एग्री कर रहे थे भारत के साथ जाना चाहिए। तो देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिसाइड किया कि इंडिया डेट इज़ भारत, दोनों का मिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है जी? और यूनियन वर्ड यूज़ करने के पीछे यही एक कारण था कि ये एक अनडिस्ट्रक्टेबल फॉर्म के अंदर है। इंडिया को कोई अब हैम्पर नहीं कर सकता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद अब एक कंप्लीट फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर रीजनलिज्म और हम जो लैंग्वेज बैरियर्स के अंदर थे उसके अंदर नहीं रहेंगे। हमें एक यूनियन बनाना है, हमें वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना है, ठीक है, राइट? चलिए, आर्टिकल 1, अब यूनियन ऑफ द स्टेट के अंदर उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं एक बार ये देख लीजिए। पार्ट्स के अंदर टेरिटरीज, सबसे पहले टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जितने स्टेट है वो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, यूनियन टेरिटरीज मिलकर एक यूनियन बनाते हैं। और उसी के साथ साथ इन फ्यूचर जो कोई टेरिटरीज हम एक्वायर करेंगे, फॉर एग्जांपल सिक्किम एक्वायर किया था, सिक्किम मिक्स हुआ था इंडिया के साथ 1975 के अंदर, उसको स्टेट का दर्जा मिला था, उससे पहले एसोसिएट स्टेट था, राइट? अब इन फ्यूचर अगर भूटान आता है, भूटान कहता है कि हमें अपने कंट्री के अंदर मिक्स कर दो, तो भूटान यूनियन बन जाएगा, ठीक है? तो इन फ्यूचर जो कुछ भी हम एक्वायर करेंगे, जैसे 1961 पुडुचेरी, आई एम सॉरी, गोवा
दमन एंड दीव एक्वायर किए थे फ्रॉम द गोवा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इंडिया का ही पार्ट बने थे, पहले यूटीज थे, देन स्टेट का दर्जा दिया गया गोवा को, एंड देन दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली अब के टाइम में 2019 के बाद से अब एक सिंगल टेरिटरी है। तो इसमें जितनी टेरिटरीज हम एक्वायर करेंगे वो भी यूनियन का पार्ट बनेगी, राइट। चलिए, द नेम एंड स्टेट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंड आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट आर्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 368 के चलते हम आर्टिकल 1 to 4 के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल 1 to 4, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते, मोस्ट स्पेसिफिकली आर्टिकल 2 and 3। लेकिन जो कुछ भी हम चेंजेस करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए हमें पहले स्केड्यूल को और फोर्थ स्केड्यूल, इट मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा, उसको हमें अमेंड करना होगा। हालांकि जो आर्टिकल 1 to 4 के अंदर आर्टिकल्स आते हैं उसको हम सिंपल मेजोरिटी से ही कवर करते हैं, ठीक है जी, सिंपल मेजोरिटी से ही कवर करते हैं। चलिए आगे चलेंगे, मैं इसीलिए आर्टिकल 2 पर आ जाऊंगा। ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं, आपने इसको पढ़ लेना है। मैं पीडीएफ के अंदर एवरीथिंग इज मेंशन्ड, बट जो समझने के लिए हम वो उतना ही जानेंगे जितना आपको एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है माय डियर फ्रेंड, एक वाइडर एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया से ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहले हमारे इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट्स थे, यूटीज थे माय डियर फ्रेंड, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं थी, बट अब ऑब्लिगेशन है कि आप यूनियन का हिस्सा रहेंगे, आपकी पूरी पार्टिसिपेशन रहेगी, आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप राज्यसभा में उठाएंगे, ठीक है। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आकर लोकसभा में भी बैठेंगे, आपको एक सेपरेट लेवल भी दिया हुआ है गवर्नमेंट का, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज बुलाते हैं, ठीक है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से डिमार्केट किया है, एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमने फेडरेशन को अडॉप्ट किया। फेडरेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड? सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपनी सरकार होगी, उसके पास अपने काम करने की लिस्ट है जो कि मेंशन्ड है शेड्यूल 7 के अंदर, और स्टेट्स के पास अपने काम करने की लिस्ट होगी, वो भी मेंशन्ड है स्टेट लिस्ट के अंदर शेड्यूल 7 में। जो मिल के काम करेंगे दोनों स्टेट एंड सेंटर, उसको कॉन्करेंट लिस्ट बुलाते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया इज़ अ सोवरेन। अब जिन बच्चों को सोवरेन का मतलब नहीं पता है वो मैं बता दूं कि कोई एक्सटर्नल पावर हमें प्रेशराइज नहीं करेगी कि हमारी पॉलिसीज़ कैसी होगी, हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ कैसी होगी। हम इंडिपेंडेंट है कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए, वी आर इंडिपेंडेंट, राइट। हम वो खुद ही फ्रेम करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी, और वो सिचुएशन के ऊपर चेंज होती रहती है। तो वी आर सोवरेन, हम अपने डिसीजन लेने के लिए एकदम फ्री है माय डियर फ्रेंड, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है। अमेरिका कल को नहीं बोल सकता कि इंडिया आप ऐसे करो, रशिया, चाइना, इंग्लैंड नहीं, राइट। इंडियाज इंटरनल मैटर, राइट। चलिए आर्टिकल 2 माय डियर फ्रेंड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द difference between article 2 and article 3. now article 2 it says it empower the parliament. now मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि आर्टिकल 1 2 3 4 इट मीन्स पार्ट 1, इसके अंदर जितनी भी पावर है वो पार्लियामेंट के पास ही है। पार्लियामेंट एक स्टेट का नाम बदल सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, 2 स्टेट को मर्ज कर सकती है, एक स्टेट में से 2 स्टेट बना सकती है, ठीक है। ये सारी की सारी पावर पार्लियामेंट की होती है। नाउ इट एम्पावर्स, आर्टिकल 2 एम्पावर्स the parliament to admit into the union of India or establish new state on such terms and condition as it thinks fit. अब ये क्या कहता है कि जैसा उसको लगता है, वो पहला पार्लियामेंट को जैसा फिट लगता है वैसे ही वो नया स्टेट बना सकता है, नए स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकता है जो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ठीक है, राइट। चलिए आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर टू पार्लियामेंट, एक तो ये इट द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ द स्टेट न्यू स्टेट, एक नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे कि सिक्किम का एग्जांपल ही मैं लेता हूँ। सिक्किम को चोग्याल डायनेस्टी रूल करती थी, और जब वो इंडिया के अंदर आए तो एक एसोसिएट स्टेट, सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट जिसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, बाद में फुल फ्लेज स्टेट बना था, राइट, अगले ही साल। और ये सारी की सारी पावर पार्लियामेंट की है। उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट पूछेंगे उनसे
कि ऐसा हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उनका सजेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या बुलाता है? नाउ आर्टिकल 3, जो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था हमने नया स्टेट बनाया। इट मीन्स हमने अपनी टेरिटरीज़ के अंदर किसी दूसरी कंट्री को ऐड किया है, या जिसका एक्विजिशन किसी दूसरी कंट्री का उस लैंड पर था, अब इंडिया उसको एक्वायर कर चुका है। ये तो आर्टिकल 2 में था। आर्टिकल 3 के अंदर ये है कि जो ऑलरेडी स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, बस उसके अंदर चेंजेस किए हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया और 2 स्टेट बना दिए। बाउंड्री भी वही है, ठीक है, जो उसकी दूसरी स्टेट्स के साथ शेयर कर रहे थे, उसमें से बस बाइफरकेट किया, उसे 2 स्टेट बना दिए। तेलंगाना नया स्टेट बना दिया और आंध्र प्रदेश अब वही पहले की तरह काम करता था। हालांकि उसकी बाउंड्री के अंदर चेंजेस आए हैं, उसके लैंड मास के अंदर भी चेंजेस आए हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते थे पहले, ठीक है। वहाँ के लोगों की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में थी, ठीक है। वहाँ पर अपना रेवेन्यू भी जनरेट होता था वहाँ से इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी थी, हैं। वहाँ के लोगों को वोटिंग राइट्स भी थे। वहाँ के जो लोग थे वो इंडिया के ही सिटीजन माने जाते थे। बस अब उनका स्टेट चेंज हुआ है, वो पहले से एग्जिस्ट करता था। ये आर्टिकल 3 के अंदर है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ठीक है। इंटरनल रीएडजस्टमेंट, एज यू कैन सी हेयर इट्स रिटन इंटरनल रीएडजस्टमेंट इज आर्टिकल 3। बट आर्टिकल 2 क्या बुलाता है? आर्टिकल 2 बुलाता है कि भैया एस्टेब्लिश करना है नया स्टेट, राइट, क्लियर कट। चलिए, आर्टिकल 3 पावर क्या देता है पार्लियामेंट को, कि वो क्या क्या कर सकता है पार्लियामेंट माय डियर फ्रेंड। एक तो नया स्टेट बना सकता है, जैसे कि तेलंगाना बनाया, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया, लद्दाख एक ऑल ऑफ अ सडन एक नई यूटी निकल के आया सामने, है ना। इंक्रीज द एरिया ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसका एरिया डिमिनिश कर सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना करके आंध्र प्रदेश का कम हो गया। ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की भी करी, है ना। एंड ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नाम बदल सकते हैं किसी स्टेट का। सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। अब यहाँ पर यह देखना है कि जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर है उसका कुछ पार्टिसिपेशन है उसके अंदर। माय डियर फ्रेंड, वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन और ये सारा का सारा जो काम करेगी पार्लियामेंट वो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर ही करेगी। प्रेसिडेंट रेकमेंड करेंगे ये करने के लिए, ठीक है, कि नाम बदलना है स्टेट का, छोटा करना है, बड़ा करना है, ये सभी के सभी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट सर की रहेंगी। और देन वो स्टेट, जो उस स्टेट कंसर्न स्टेट है, वहाँ की असेंबली से भी पूछेंगे, बट वो बाइंडिंग नहीं है। वो सारे व्यूज़, सजेशन, रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, कि ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं करते, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो मानेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड, आगे चलेंगे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, यू गाइज आर मेकिंग नोट्स अकॉर्डिंगली, राइट। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आर्टिकल 4 क्या बुलाता है? आर्टिकल 4 प्रोसीजर आपको प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 4 इज प्रोवाइडिंग द प्रोसीजर। जैसे कि मैं लाइन टू लाइन बता देता हूँ। इट डिक्लेयर्स, आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट द लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 और 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 आपको प्रोविजन देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। कैसे? सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, और थर्ड टाइप है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ स्टेट्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो माना जाएगा वो सिंपल मेजोरिटी से ही माना जाएगा। इट मीन्स एक बिल प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, राइट, इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके ऊपर हुई वोटिंग कैसी? 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला प्रोसीजर चलेगा। जितने मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं, सिंपल मेजोरिटी इसको बुलाया जाता है। लेकिन जो आपका 2/3 मेजोरिटी वाला सिस्टम है उसके अंदर 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, राइट। तो सिंपल मेजोरिटी से इसको अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 2 एंड 3 को। ये मेंशन किया हुआ है प्रोसीजर आर्टिकल 4 में, लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर जो टेरिटरीज मेंशनड है उसके अंदर अमेंड करना होगा। उससे स्केड्यूल 1 भी अमेंड होगा और
स्केड्यूल 4 भी अमेंड होगा, ठीक है। वो आर्टिकल 368 के थ्रू होगा, लेकिन आर्टिकल 2 एंड 3 इट मीन्स हम जो कोई भी नया स्टेट एस्टेब्लिश करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। हम किसी स्टेट की बाउंड्री एडजस्ट करेंगे, उसका नाम बदलेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, राइट। चलिए शाबाश, ये बहुत ही सिंपल सा था। आर्टिकल 1 to 4, इसमें 2 and 3 की जो डेफिनेशन है इज़ क्वाइट सिंपल, राइट। चलिए, लेकिन यहाँ पर आपने देखना है कि जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स हैं, जो अभी हमारे पास विद नेम्स, उनकी बाउंड्री, देयर रिप्रेजेंटेशन, ये वैसा नहीं है जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया था। तो बाद में क्या क्या हुआ, बाद में कमेटीज़ बनाई गई माय डियर फ्रेंड, ठीक है। जैसे धार कमेटी, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमेटी। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पर हम हमारे स्टेट्स हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के ऊपर हमारे स्टेट्स बने हुए हैं। हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है या लैंग्वेज के ऊपर बने हुए हैं। अब जैसे तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, तो भैया पूरे तेलुगु स्पीकिंग पीपल की एक स्टेट है। तमिल का अलग है, मराठी स्पीकिंग का अलग है, हरियाणवी लैंग्वेज का अलग है, पंजाबी का अलग है ना, हिंदी भाषी अलग है, राइट। जहाँ पर संतली मैथिली बोली जाती है वो अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये चेंजेस हमने कैसे करे अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर, ये एक बार देखना है माय डियर फ्रेंड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो रेडक्लिफ अवार्ड था, जो रेडक्लिफ के चलते पाकिस्तान के साथ की जो पाकिस्तान की बाउंड्री बनाई गई थी, वेस्ट पाकिस्तान एंड द ईस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उससे हमने कुछ यूनिट्स लेनी थी, कुछ लैंड लेना था और कुछ लैंड हमने उन्हें देना था। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चला है। 111 एनक्लेव हमने 111 एनक्लेव बांग्लादेश को देने थे, उन्हें ट्रांसफ़र करने थे, और उनसे 51 एनक्लेव लेने थे। ये डिस्प्यूटेड एक बॉर्डर इशू था बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश। इसको सेटल कर लिया गया है इन 2015। और यहाँ से जो अमेंडमेंट किया है आर्टिकल 1 के अंदर एंड स्केड्यूल 1 के अंदर एंड स्केड्यूल 4 के अंदर, इसलिए इसको 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला है। आर्टिकल 2-3 का नाम नहीं है, ठीक है। वो तो सिंपल मेजोरिटी से कर लिया। बाद में जो एनक्लेव हमने इंडिया में एडमिट किए थे, वहाँ के लोगों को अब सिटीजन बनाना है। पहले वो बांग्लादेश के थे या डिस्प्यूटेड लैंड में थे, अब उनको इंडिया के सिटीजन, उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ के जितने भी लोग हैं, ठीक है, और राज्यसभा के अंदर उनकी कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये सभी चीज़ें आर्टिकल 1 के अंदर तो अब ऐड हो गया कि ये जो एरियाज़ हैं अब इंडिया के एरिया हैं, और स्केड्यूल 1 and 4, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कौन कौन से स्टेट इफेक्ट हुए थे इससे? वेस्ट बंगाल, जो 51 एनक्लेव हमने बांग्लादेश का शेयर किए हैं, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। दिस इज़ अ वेरी गुड फैक्ट माय डियर फ्रेंड। ये आपको बहुत अच्छे से जानना है, क्योंकि यूपीएससी अपना पैटर्न, अपना ट्रेंड बदल चुका है, ये आप सभी को मालूम है। देखिए, अब वो इजी लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का अब इंटरफेस बढ़ रहा है विद द आउटर वर्ल्ड, आप एआई के साथ लगे रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बिल्कुल कनेक्शन में रहते हैं, आप देख पाते हैं कि क्या हो रहा है वर्ल्ड ओवर। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, और यूपीएससी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है कि वो अब अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करें। जो क्वेश्चन एरिया है, जो क्वेश्चन टाइप है, वो थोड़ा सा टफ की तरफ चला गया है, ठीक है। तो कॉमन फैक्ट नहीं पूछ रहा है आजकल यूपीएससी, वो फैक्ट पूछ रहा है जो रेयर है, एंड दिस इज़ द रेयर फैक्ट। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, प्रीलिम्स एंड इवन दी मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आईबीपीएस वाले कुछ बच्चे अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर उनके कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई तैयारी कर रहा है बैंकिंग की, तो उनको बिल्कुल बताइए, रेफ़र कीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, चल रहा हूँ मैं आगे, जस्ट वेट में। हाँ जी, अब भैया ये देखिए कि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज क्वेश्चन आते हैं ना। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने डिमार्केट कर दिया, पहले तो उन्होंने पार्टीशन कर दिया इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है।
फिर उन्होंने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया में रहना चाहते हैं इंडिया में रहें, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान पर जाएं, वो उनका कॉल है, ठीक है, अपने कॉल पर छोड़ दिया। सभी प्रिंसली स्टेट कुछ पाकिस्तान की तरफ गए और 562-63 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ वो जुड़ गए, ठीक है। अब इसमें से भैया हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उस टाइम कश्मीर एक रॉयल हाउस था, रॉयल सीट था, ठीक है, हरि सिंह डोगरा, राइट। अब हुआ क्या वहाँ पर कि हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन से एडमिट कर लिया इंडिया के अंदर। जूनागढ़ के अंदर प्लेबिसाइट हुआ या रेफरेंडम हुआ, ठीक है, रेफरेंडम, क्योंकि वहाँ के राजा पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, ही वॉज अ मुस्लिम, और जो पॉपुलेशन थी देवर मेनली हिंदूज़। तो जो रोड ब्लॉक हुआ उसके बाद जो रेफरेंडम हुआ, तो दैट हिंदू पीपल दे एग्रीड टू कम एंड एडमिट टू इंडिया, राइट। एंड देन कश्मीर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, आप सभी जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के चलते वो 1947-48 की जो इंडिया के साथ वॉर थी, जिसके अंदर अफरीदी क्लैन पार्टिसिपेट कर रहा था एस पाकिस्तानी सोल्जर्स, और आज भी पीओके के नाम से हम जानते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने जिस एरिया को उन्होंने एक्वायर कर लिया था एंड देन लाइन ऑफ कंट्रोल एग्री कर लिया था कि ये बाउंड्री मानी जाएगी अब, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए था उस टाइम पर, ताकि आज ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, और एग्रेसिवली कर लेते। यूनाइटेड नेशन में जाने से बेहतर है, और वहाँ पे अभी भी पेंडिंग ही है केस, तो उससे बेहतर है कि उस टाइम पर इंटरनल मैटर के चलते और उस टाइम पर बिठा कर अगर बात करते, तो ये जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं और जो कैजुअलिटीज़ होती रहती है इतनी, जो हमें हमें जो नुकसान होता है लाइफ का, है ना, वो नहीं होता, और बहुत ज़्यादा इजी होता वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आता वहाँ पर, है ना, कश्मीर में। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहने का मतलब है अगर रोड्स वहाँ पर होती या पाइपलाइंस बिछी होती, एक कम्युनिकेशन एक्सेस होता, तो माय डियर फ्रेंड हम सेंट्रल एशिया बहुत आसानी से जा सकते थे। नाउ सेंट्रल एशिया जो है वो सेंट्रल एशिया इज़ अ हाउस ऑफ नेचुरल गैस। नाउ नेचुरल गैस इज़ मॉडर्न डेज टेक्नोलॉजी, इज़ द फ्यूल, आई एम सॉरी, और वो फ्यूल, अब फॉसिल फ्यूल क्या कर रहे हैं, कार्बन एमिट करते हैं, लेकिन वो क्लीन एनर्जी मानी जाती है आपकी नेचुरल गैस, तो उसका एक्सेस हम कर सकते थे। चाइना बहुत अच्छे से एक्सेस कर रहा है, रशिया से, कजाकिस्तान से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से, और उधर से बेलारूस, यूक्रेन होते हुए वो पूरा एक्सेस कर लेता है यूरोप को, और फिर वहाँ से नाटो अलायंस से होते हुए अमेरिका, है ना। तो एक बहुत अच्छे से उसने ब्रिज बनाया है, एक मार्केट रोड बनाया उसने, रोड मैप उसने बहुत अच्छे से तैयार किया, और हम लोग जो थे वो थोड़े से पीछे हो गए, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई का माहौल रहता है, तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग पीछे हट जाते हैं। अब देखते हैं, थोड़ी सी कंडीशन बदली तो है। चलिए, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड धार कमीशन इरेक्ट की गई थी, क्योंकि कॉल आ रही थी तेलुगु स्पीकिंग पीपल की लैंग्वेज के बेसिस पर हमें डिमार्केट करनी चाहिए बाउंड्रीज़ को, ठीक है, बाउंड्रीज़ को लैंग्वेज के बेसिस पर डिमार्केट करना चाहिए। और उस टाइम पर जो हमारे टेरिटरीज थी इंडिया की, वो 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड थी। एक तो स्टेट, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी यूनियन टेरिटरीज, पार्ट सी था माय डियर फ्रेंड आपका चीफ कमिश्नर्स एरिया। चीफ कमिश्नर एरिया हमारे पास 4 थे, एक दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड दी बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान अगर हम अब हटा देते हैं उस टाइम पर, तो NWFP, या हम ये कह सकते हैं कि अपना प्रिंसली स्टेट को, अर्स्ट वाइज प्रिंसली स्टेट को, ठीक है। तो और पार्ट डी के अंदर रखा था अंडमान एंड निकोबार को, माय डियर फ्रेंड, ठीक है, सिर्फ अंडमान एंड निकोबार, पार्ट 4। तो धार कमीशन बनाई गई और उसे बोला कि क्या लैंग्वेज बेसिस पे हमें डिमार्केट करनी चाहिए बॉर्डर्स को इंडिया के, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड धार कमीशन ने मना कर दिया कि नहीं, हमें लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं करना है, बल्कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह बन के रहना है, ठीक है। और ये धार कमीशन अपॉइंट कब की थी, जून 1948, जून 1948, ठीक है। तो धार कमीशन ने बोला कि नहीं, जो इसने रिपोर्ट भी दिसंबर में दे दी थी माय डियर फ्रेंड, और उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह इसे बनाकर रखा जाए, लैंग्वेज स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये धार कमीशन ने बोला। लेकिन फिर भी जो
एजिटेशंस थी, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो चलते रहे। तो फिर जेवीपी कमेटी बनाई गई। जेवीपी के अंदर जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, पटेल वल्लभ भाई पटेल, सॉरी वल्लभ भाई वी, एंड पट्टाभी सीतारामैया, सीतारामैया जी का जो पट्टाभी सीतारामैया उनका पी। तो जेवीपी कमेटी बनाई गई 1949 में, और इन्होंने भी लैंग्वेज इशू को रिजेक्ट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरह बना के रखा कि ये बाउंड्री है, इसके अंदर यहाँ से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एक ही ऑफिस के अंदर तेलुगु भी हो सकते हैं, तमिल भी हो सकते हैं, मराठी भी हो सकते हैं, और वहाँ पर एक कोर्डियल रिलेशन नहीं दिख रहे थे। ठीक है, एक कन्वीनियंस भी नहीं दिख रहा था। इफ़ आई हैव टू ट्रांजेक्ट अ बिजनेस, और मुझे अपनी बात को समझाना है, मैं हिंदी स्पीकिंग, तो मैं एक ही ऑफिस में कैसे बात करूँगा, और काम हैम्पर हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जेवीपी कमेटी ने भी मना कर दिया। लेकिन ऐसे में हुआ क्या, 1953 आते आते मद्रास स्टेट में से तेलुगु स्टेट बनाने की मांग उठी, और आंध्र प्रदेश बनाया भी गया, क्योंकि हंगर स्ट्राइक चल रही थी। और अपना श्री रामुलू एक एजिटेशन के अंदर थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, 50 डेज लॉन्ग हंगर स्ट्राइक हो गई और उनकी चली गई जान। ठीक है, ही डाइड। तो इस प्रोटेस्ट को देखते हुए आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको लैंग्वेज के बेसिस पर एक पहला स्टेट बनाया गया। लेकिन फजल अली कमीशन भी एक बनाई गई माय डियर फ्रेंड इन 1953 इटसेल्फ, और स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए उनको रिकमेंडेशन देने को बोला। फजल अली कमेटी के अंदर के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू। ठीक है जी, के एम पानीकर एंड एच एन कुंजरू, दिस टू नेम्स, ये फजल अली कमेटी में थे, अपॉइंट हुई थी 1953 में। ठीक है, और इन्होंने बोला कि भैया वन लैंग्वेज वन स्टेट रिजेक्ट करते हैं हम, वन लैंग्वेज वन स्टेट जो प्रिंसिपल है कि भैया तेलुगु सिर्फ आंध्र प्रदेश में बोली जाएगी, उतना ही बाउंड्री, ये रिजेक्ट करते हैं। और जो डिवाइड किया हुआ है इंडिया को कि पहली कैटेगरी के अंदर स्टेट रखेंगे फिर यूनियन टेरिटरीज, उसको भी एबॉलिश कर दो, उसे भी एबॉलिश कर दो। हालांकि यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, इंडिया की लिंग्विस्टिक कल्चर को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ को देखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया। क्या लाया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चलते आर्टिकल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर एंड शेड्यूल 4 के अंदर चेंजेस किए गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या हुआ वो देखते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से माय डियर फ्रेंड पहले तो केरला बनाया गया, जो कि पहले त्रावणकोर एंड कोचीन रॉयल हाउस माना जाता था, उस केरला को अलग स्टेट बनाया गया। तेलुगु स्पीकिंग हैदराबाद एरिया उसको आंध्र प्रदेश में डाला गया। ठीक है, मध्य भारत स्टेट को अलग किया गया, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, अपना तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन सबको चेंज किया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसको 1960 के अंदर किया गया फर्दर चेंज। तो 2 लैंग्वेजेस थी, मराठी एंड गुजराती, और स्टेट था एक बॉम्बे स्टेट, उसके 2 पार्ट कर दिए गए माय डियर फ्रेंड। तो मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र एंड गुजराती स्पीकिंग गुजरात, पहले वो बॉम्बे स्टेट माना जाता था पूरा। ठीक है, तो गुजरात वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द 15th स्टेट, 15th। ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली माय डियर फ्रेंड, इसको पोर्चुगीज़ रूल कर रहे थे। 1954 के अंदर लिबरेशन हुआ था इसका, एंड देन इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया बाय दी 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1961। गोवा, दमन एंड दीव आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पोर्चुगीज़ थे अगेन। ठीक है, एंड 1961 में पुलिस एक्शन से ऑपरेशन पोलो है ना, तो गोवा को, नॉट पोलो, ऑपरेशन विजय, आई एम सॉरी, ऑपरेशन विजय, गोवा को एक्वायर कर लिया गया। और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गोवा, दमन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और 1987 में गोवा बिकेम
स्टेट, उसको एक स्टेटहुड मिला। हालांकि दमन एंड दीव बाद में यूनियन टेरिटरी ही रहे, अभी भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अभी दादरा एंड नागर हवेली मर्ज कर दी है उसके साथ, ठीक है। तो गोवा, पहले आपने देखना है कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर या वेस्ट कोस्ट के ऊपर चेंजेस हुए बाय द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात बने, ईयर वॉज 1960। देन दादरा एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरी इन द 1961। देन 1961 के अंदर ही गोवा, दादर, आपका दमन एंड दीव भी यूनियन टेरिटरी बने, लेकिन गोवा को 1987 में स्टेटहुड मिल गया था। देन पुडुचेरी, माय डियर फ्रेंड, फ्रेंच कॉलोनीज थी ये, पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम। अब ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका टास्क है माय डियर फ्रेंड। आप एटलस खोलेंगे, मैप खोलेंगे, जो कुछ भी आपके पास है, जिसमें भी आपको कन्वीनियंस है, तो ये पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम, आप इसकी बाउंड्रीज को देखेंगे कि कहाँ आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, केरला में कौन सा है। पुडुचेरी फैला हुआ है, एक सेंट्रल, एक सिंगल यूनिट नहीं है, ठीक है, ये पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। सो प्लीज़ ये करेंगे टास्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको टेरिटरी बना दिया गया। फिर चलेंगे नागालैंड, माय डियर फ्रेंड, 1963। नाउ नागालैंड का अपना एक इतिहास है। वहाँ पर NSSC, आइजैक एंड महुआ एंड खापलांग 2 यूनिट है। हम मिलिटेंट भी कह सकते हैं, पहले मिलिटेंट थे, अब तो पीस अकॉर्ड उन्होंने साइन कर लिया है, एंड देन इंडिया के साथ पूरे उन्होंने कोऑपरेट करने की बात की है। तो नागालैंड भी कह रहा था कि मैं, अब उसकी डिमांड यही थी कि अलग कंट्री बनेंगे विद द क्रिश्चियनिटी एज द मेन रिलीजन एंड इंग्लिश एज द मेन लैंग्वेज। तो फिलहाल 1963 में नागालैंड को अलग किया गया असम से, माय डियर फ्रेंड, असम से 1963। फिर बात आती है हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की। पंजाब से अलग किया गया, हरियाणा को स्टेटहुड साथ ही साथ मिल गया था। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एंड हिमाचल वाज आल्सो यूनियन टेरिटरी। एंड 1971 के अंदर यूटी ऑफ हिमाचल को मिला स्टेटहुड। ये बातें याद रखनी है, आप सुनेंगे देखेंगे यार प्लीज़, इसको इतना आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। 1966 हरियाणा और हिमाचल भी उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी बना था, और 1971 के अंदर स्टेटहुड मिला उसे, ठीक है, राइट। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये बात 1972 की है माय डियर फ्रेंड। इनको बोलते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, और इसमें से अब स्टेट निकाले गए। पहले तो भैया देखिए 2 यूनियन टेरिटरीज निकाली गई, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है, और मेघालय, उसको स्टेटहुड मिला इन 1972। मणिपुर 19th, त्रिपुरा 20th एंड मेघालय 21st स्टेट बने 1969 बाय द 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1969, ठीक है जी, 1969, ठीक है। ये पहले थे, क्या थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, एक सिंगल यूनिट थी, ठीक है। तो 1972 के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। चलिए सिक्किम, माय डियर फ्रेंड, 1947 से चोग्याल डायनेस्टी वो चलाती थी सिक्किम को, चोग्याल डायनेस्टी, ठीक है। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिक्किम को इंडिया के अंदर मिला लिया गया, और हमने ये चाइना के साथ एग्री किया कि तिब्बत के ऊपर आप एक्वायर करेंगे और सिक्किम को हम करेंगे। तो चोग्याल डायनेस्टी ने इंडिया की तरफ आए वो, और इंडिया के साथ मिल गए। तो स्टेटहुड इसको मिला था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। हालांकि इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। तो सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट जिसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है जी, एसोसिएट स्टेट। अगले ही साल उसको पूरा स्टेटहुड मिल गया था। जितनी लिबरल वैल्यूज़ के साथ या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ स्टेट को चलना चाहिए वो सब प्रोवाइड की गई सिक्किम को, ठीक है, डन। चलिए एक सेकेंड रुकें तो हम चलेंगे आगे। 75 एबोलिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल, चलिए बहुत बढ़िया। 74 के अंदर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 36th आया आपके 75 में। चलिए आगे चलें। मिजोरम, अरुणाचल एंड गोवा। गोवा को स्टेटहुड 1987 में मिला, ये आप सभी जान गए, ठीक है। 3 न्यू स्टेट्स, और जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेट थे जिसके अंदर मिजोरम, अरुणाचल, उनको भी बनाया गया स्टेट, ठीक है जी।
तो गोवा, अरुणाचल एंड मिजोरम ये 87 में स्टेट बने, ठीक है जी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2001 में, ठीक है जी, राइट। तेलंगाना 2014 के अंदर, और अभी लेटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो स्टेटहुड था उसमें से यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। एंड दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज अब बने हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, टाइम के साथ होगा वो, और एक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन जैसे कि नाम बुलाता है यूनियन टेरिटरी, इट मीन्स यूनियन टेरिटरीज का डायरेक्ट कंट्रोल होता है उसके ऊपर, वहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती। लेकिन दो ऐसी यूटीज़ हैं जैसे कि पुडुचेरी एंड दिल्ली, दिल्ली को एक अलग ही स्टेटस है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो एनसीटी के अंदर दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है, और पुडुचेरी के पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाकी किसी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है। दिल्ली और पुडुचेरी के पास है, और टाइम के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी, ठीक है, राइट, डन। तो ये थे माय डियर फ्रेंड आर्टिकल 1 to 4 और उसी के साथ स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि भैया 14 स्टेट से 28 स्टेट हैं, और 6 यूटीज़ से 9 यूटीज़ हैं। ये आपका एक टास्क है, एक मैप लेंगे आप लोग, एक ब्लैंक मैप लेंगे और उसको अच्छे से देख लेंगे यूटीज़ कहाँ पर है। पुडुचेरी को बहुत अच्छे से देखना है। पुडुचेरी की जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, ठीक है। तो ईयर के साथ साथ, ठीक है, ईयर एक मैप परचेज कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, और ईयर के साथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए 1966 में कौन सा आया, 71 में कौन सा आया, 87 में कौन सा आया, 2001 में कौन से आए, 2014 में कौन सा है, ये सब चीज़ आप देखेंगे, ठीक है जी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सिटीजनशिप, अब हम आ गए हैं पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स इसके अंदर आएंगे 5 to 11। अब बिना सिटीजनशिप के प्रोविज़न प्रोवाइड किए हम कैसे मान लेंगे कि हमें रूल कहाँ करना है। रूल का मतलब है कि हमें फैसिलिटीज़ कहाँ देनी है, हमें लॉ कहाँ पर अप्लाई करना है, हमने रेवेन्यू कैसे वहाँ से जनरेट करना है, हमें वहाँ फैसिलिटीज़ और कैसी देनी है, वहाँ के राइट्स कैसे होंगे। इन सभी चीज़ों के लिए हमें सिटीजनशिप पहले समझनी होगी। लेकिन अब आप जानते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट जिसको जब भी हम अमेंड करते हैं तो वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA है ना। तो यहाँ पर अब ये जानना है कि CAA एक एक्ट कैसे बना, जबकि आर्टिकल्स हमारे पास प्रोवाइडेड है 5 to 11। माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल्स 5 to 11 सिटीजनशिप हम लेंगे कैसे, सिटीजनशिप एक्वायर कैसे करेंगे, और हम अपनी सिटीजनशिप को खो कैसे सकते हैं, ये सारे के सारे प्रोविज़न एक एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, ना कि किसी आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है। कौन से एक्ट है वो, कौन सा एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। और आर्टिकल्स जो सिटीजनशिप के हैं उसके अंदर पाकिस्तान से आए हुए लोग कौन सी डेट को, कौन से ईयर से पहले या बाद में आए, उनको ही सिटीजन हम मानेंगे सिर्फ, और वहाँ पर उनको वो वैल्यू, वो दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक बार आर्टिकल साथ देख लेता हूँ कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, किन किन लोगों के ऊपर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होंगे, ठीक है। जौन सा मर्जी फंडामेंटल राइट हो, वो राइट टू इक्वालिटी का हो, राइट टू फ्रीडम का हो, कल्चरल राइट्स हो, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी अप्लाई तो सिटीजन के ऊपर ही होंगे ना। और हमने ये भी देखा है कि फॉरेन नेशनलिस्ट जो हैं उनको भी कुछ, इंडिया के अंदर वो हैं तो उनको भी कुछ फ्रीडम है, कुछ राइट्स उनके भी सिक्योर किए जाते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 15, 16, 19, आर्टिकल 29 एंड 30, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियंस के ऊपर ही अप्लाई होंगे, फॉरेन नेशनलिस्ट के ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सीधा आता हूँ
चलिए एक बार देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड, जस्ट होल्ड ऑन। अब आर्टिकल 5 to 11 इसके अंदर कैटेगराइज किया गया है आर्टिकल 5 के अंदर कि इंडिया के लोग कौन हैं। अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, जो इंडिया में थे, इंडिया में ही हैं, वो इंडिया के लोग हैं। एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशन, और वो 3 कंडीशन भी साथ में उनके ऊपर लगाई है कि वो इंडिया में बोर्न हुए। आप इंडिया में बोर्न हुए हैं, सुन रहे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ इंडिया में बोर्न हुआ है, इंडियन सिटीजन है ना, कुछ इसमें शक की बात नहीं है, ठीक है। इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज बोर्न इन इंडिया, हमारे माँ बाप में से कोई भी इंडियन है, अगर हम बाहर भी पैदा हुए हैं और हमारे पेरेंट्स में से, हमारे मदर और फादर में से कोई भी इंडियन है, तो हम इंडियन ही कहलाएंगे, ठीक है जी। और इफ़ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years, मैं 5 साल तक इंडिया में रह गया हूँ, टॉम ऑल्टर की तरह, टॉम ऑल्टर एक एक्टर थे, और या फिर अदनान सामी की तरह, तो मैं बाद में एक एप्लीकेशन डालकर इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता हूँ। 5 सालों तक मैंने रह लिया। और कुछ कंडीशंस ऐसी है कि 14 years तक रह लिए, ठीक है, जिसको हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। तो जो हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, वो हमने नेचुरलाइजेशन के अंदर ही अमेंडमेंट की है, 14 years को रिड्यूस करके 5 years ही कर दिया है, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गई कि भैया बंटवारे के वक्त इंडिया के अंदर जो थे वो इंडिया के ही लोग माने जाएंगे, यहाँ से मूव करके नहीं गए या मूव करके नहीं आए हैं, ठीक है। इंडिया के लोग इंडिया के ही माने जाएंगे, या फिर इंडिया के अंदर जन्म हुआ है, उनके आइदर ऑफ द पेरेंट इंडियन है, और 5 साल रहने के बाद एक्वायर कर लेते हैं हम एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन, लेकिन उसके लिए डेट प्रोवाइड की गई है, माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, ठीक है। जो 1948 से पहले हुए हैं उनको ये दोनों कंडीशन जो है, आइदर ऑफ पेरेंट वाली या फिर रजिस्ट्रेशन वाली, वो फिर उनको फुलफिल करनी होगी, ठीक है जी। चलिए, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन। पाकिस्तान गया था, हालात अच्छे नहीं लगे, वापस इंडिया में आ गया, लेकिन डेट प्रिस्क्राइब है, मार्च 1 1947 से पहले चले गए थे, लेकिन उस मार्च तक ही आ गए थे वापस इंडिया में, वो भी इंडियंस ही माने जाएंगे, ठीक है। अगस्त के बाद गए हैं तो आप पाकिस्तानी बन गए, ठीक है, उसको पाकिस्तानी माना जाएगा कि चले गए ना इंडिया छोड़कर आप, जब आपको टाइम दिया था। अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वो बिल्कुल वही बात होगी, जो इंडिया के लोग थे वो इंडिया के ही माने जाएंगे, यहाँ से मूव करके नहीं गए। पाकिस्तान जो मूव करके गया है मार्च 1 1947 से पहले, भैया वो पाकिस्तानी माना जाएगा या बांग्लादेशी माना जाएगा, राइट। चलिए शाबाश। चलिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आ गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। नाउ दिस एक्ट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये कि एक्वायर कैसे कर सकते हैं हम सिटीजनशिप। देखिए आपको याद करना है BDNRI, बड़े दिल वाले NRI, ठीक है, बड़े दिल वाले NRI, बहुत बड़ा दिल है उनका NRI का, काफ़ी चंदा देते हैं वो, काफ़ी इंडिया के लिए चंदा इकट्ठा भी करते हैं और इंडिया के वेल विश के लिए देते हैं। BDNRI, बड़े दिल वाले NRI। नाउ B स्टैंड्स फॉर बर्थ, D स्टैंड फॉर डिसेंट, N स्टैंड फॉर नेचुरलाइजेशन, R स्टैंड फॉर रजिस्ट्रेशन, I स्टैंड फॉर इनकॉर्पोरेशन, राइट। अगर बर्थ हुआ है तो आप इंडिया के सिटीजन हैं, डिसेंट मतलब आइदर ऑफ योर पेरेंट, तब भी आप इंडियन माने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपने करी है तब 5 साल तक रह लिए हैं, फिर आपने अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपने इंडियन सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन वो उसके लिए पहले 14 years था, अब उसके अंदर कम कर दिया गया है उसका भी टाइमिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर N को हटा दिया जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन और N दोनों का क्राइटेरिया अब ऑलमोस्ट सेम हो गया है, ठीक है। तो BDNR और I माय डिफरेंट इनकॉर्पोरेशन, हम किसी भी एरिया को एक्वायर करते हैं तो वहाँ के जो सब्जेक्ट है, वहाँ के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियंस बनेंगे। क्यों? क्योंकि स्केड्यूल 1 और 4 के अंदर भैया चेंजेस कर दिए ना, अब उनको इंडियन सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा, ठीक है। सो बाय बर्थ जो इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है
वो इंडियन माना जाएगा माय डियर फ्रेंड। इसका जो टाइम स्केल है वो चेंज करते रहते हैं। क्यों क्यों अब फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका चला गया, अब अमेरिका काफ़ी दिनों तक रहा, मैं एनआरआई बन के गया था, लेकिन वहीं की सिटीजनशिप मेरे को मिल गई है, अब मैं ओसीआई हो गया हूँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया हूँ, ठीक है। तो मेरे अब राइट्स के ऊपर और मेरी पार्टिसिपेशन इन इंडिया कुछ कर्टेल हो जाएगी, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हूँ मैं इंडियन, लेकिन मैं जो आगे जो मेरा बेबी होगा तो भैया वो इंडियन ही माना जाएगा, ठीक है। तो ओसीआई का टैग लगेगा मेरे पे, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले एक अलग क्राइटेरिया होता था, पीआईओ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इन दोनों को सेम कर दिया गया, एक ही कर दिया, ओसीआई एंड पीआईओ अब सेम कर दिया गया। इन्हीं को हम प्रवासी भारतीय बोलते हैं, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, बाय डिसेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, वो भी माने जाएंगे आपके सिटीजन। लेकिन इसके अंदर भी टाइम स्केल दी गई है, ये टाइम स्केल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, बिकॉज इट्स सब्जेक्ट टू चेंज माय डिफरेंट। दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दिस डेट्स, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी डजंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द डेट्स। सेकेंड, दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है, दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। इसलिए सिर्फ आपको ये जानना है कि सिटीजनशिप कितने प्रोविजन से मिलती है। डिसेंट, चलिए आगे चलेंगे। रजिस्ट्रेशन माय डिफरेंट, 5 साल 5 इयर्स तक इंडिया में रह लिए हैं, कल्चर पसंद आया, यहाँ की लैंग्वेज भी हमें बहुत पसंद आई, हम बोल भी लेते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, हम बिजनेस भी कर रहे हैं यहाँ पर, हम टैक्स भी कुछ कुछ दे देते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इनडायरेक्ट ही देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इंडिया में ही रहेंगे, तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करके रहेंगे, इंडिया के लीगल हम बनेंगे, अदरवाइज हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर हम बिना रजिस्ट्रेशन के रहेंगे, ठीक है। चलिए एक बार इसके क्राइटेरियाज देख लेते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रिसाइडिंग, वो भी जो ऑर्डिनरी मतलब कि फॉर अ टाइम बिंग रहने गए थे, वो भी वापस आकर कह सकते हैं कि नहीं मैं इंडियन हूँ, मेरे सारे ज़मीन जायदाद सब यहाँ की है, और ये वो भी अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है जी। अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो जिसने भी शादी की है भाई, ठीक है, तो अपने स्पाउस की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, माइनर चिल्ड्रन, हम बर्थ सर्टिफिकेट आपको बर्थ के टाइम पर ही हॉस्पिटल से इशू हो जाता है आजकल, तो हम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं इंडियन सिटीजन, ठीक है। चलिए, बाय नेचुरलाइजेशन माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर जो टाइम पीरियड था 14 ईयर्स था। बाय नेचुरलाइजेशन इज अनदर मेथड जिससे कि आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, नेचुरलाइजेशन। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इंडिया के अंदर जो काम करने आते हैं, चाहे फिर वो इंडिया ने ही बुलाया हो या किसी दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो, जैसे किसी दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो, और वहाँ से वो उनकी डेलीगेशन बनकर आए हुए हैं और इंडिया के अंदर कोई बुक लिख रहे हैं या एग्जीक्यूशन के अंदर हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी के अंदर हैं, तो टाइम लग जाता है इन सभी चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो जो लोग आए हैं अब और वो अप्लाई करना चाहते हैं, इसी दौरान उन्होंने इंडिया का खाना उनको पसंद आया, इंडिया की लैंग्वेज पसंद आई, इंडिया का कल्चर पसंद आया नेचुरलाइजेशन के चलते, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के अंदर कि हम रह सकते हैं। अब जो काम करने आए हैं दूसरी कंट्री से माय डियर फ्रेंड, वो अलग, उनका थोड़ा क्राइटेरिया कुछ अलग है। एक तो उनको 11 महीने पहले एप्लीकेशन देनी होगी, आई एम सॉरी 12 मंथ्स पहले, 1 साल पहले एप्लीकेशन देनी होगी, कि अब वो 12 मंथ तक उनको वॉच किया जाएगा, उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। उससे पहले उनको 14 ईयर्स तक इंडिया में वो रहे हैं, काम किया है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 11 ईयर्स एग्रीगेट तो देखा ही जाएगा उनकी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो 14+1 का क्राइटेरिया है यहाँ पर, ठीक है, 14+1 का,
उससे पहले 3-4 साल वो शायद 6 महीने तक आए हों और 6 महीने बाद चले गए हों, उसको वेव ऑफ कर सकते हैं, लेकिन 11 ईयर्स तक इंडिया के रूट्स उनके हैं, ये जरूर कंसिडर किया जाएगा। उसके अंदर 1 साल उनकी एप्लीकेशन को भी कंसिडर किया जाएगा। तो 14+1 एंड 11 ईयर्स इन एग्रीगेट, अंडरस्टूड। 11 ईयर्स वाई एम सेइंग कि बाकी 2-3 साल कैसे छोड़ सकते हैं कि वो 6 मंथ्स के लिए आए हों और 6 मंथ के लिए वापस अपनी कंट्री में चले गए, फिर 6 मंथ के लिए आए हो, फिर 6 मंथ के लिए चले गए। तो उन्होंने बोला कि अब तो हमारा वर्क रूटीन हो गया, अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब इंडिया में ही रहेंगे। तो इंडिया के अंदर वो परमानेंटली रहते हैं, लेकिन अभी भी वो उस कंपनी के स्पॉन्सर्ड है, उस कंट्री के स्पॉन्सर्ड है। फिर फाइनली दे एग्रीड, इफ़ दे एग्री टू स्टे इन इंडिया फॉर एवर, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होगा उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी हमें देखनी है कि नेचुरलाइजेशन के चलते CAA के अंदर क्या अमेंड किया गया माय डियर फ्रेंड। जिनके ऊपर प्रताड़ना होती थी, जिनके ऊपर कुछ ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, तो एज रेफ्यूजीज़ आते थे माय डियर फ्रेंड, उन्होंने शेल्टर लिया होता था, ठीक है। तो रेफ्यूजीज़ के लिए भी वो टैक्स पेयर्स नहीं है, ठीक है, वो एक लाइबिलिटी की तरह है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि उनके टाइम पीरियड को कम कर देना है कि 14 ईयर्स तक इंडिया कंसिडर नहीं करेगा, नाउ इंडिया उनको 5 साल तक कंसिडर करेगा। उसके बाद उनको पार्टिसिपेशन भी देगा, इक्वल मीन्स भी देगा, उनके लाइवलीहुड के, वो खुद अपना लाइवलीहुड उठाएंगे, उनको इतना एजुकेट कर देगा, उनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे देगा अपने लाइवलीहुड अर्न करने की, ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड था रिफ्यूजीज़ के लिए 14 ईयर्स से काट करके, कम करके नाउ 15 ईयर्स कर दिया है, ठीक है। इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर वो उसको अमेंडमेंट बोला गया, ठीक है, अमेंडमेंट, राइट। चलिए, एक एक्ट के अंदर अमेंड किया है, किस एक्ट के अंदर? सिटीजनशिप एक्ट, ओरिजिनल 1955 में आया था, उसके नेचुरलाइजेशन क्लोज को चेंज किया है, राइट। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जिस टेरिटरी को एक्वायर करते हैं हम, वो भी इंडियंस ही बन जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि क्या सिटीजनशिप को हम खो भी सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल खो सकते हैं। इंडिया की सिटीजनशिप जा सकती है हाथ से, अगर किसी ने वॉलंटरली रिनाउंस कर दिया कि मैं इंडिया का सिटीजन अब नहीं रहूँगा, तो वो भैया नहीं रहेगा, ठीक है। बाय टर्मिनेशन, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप उसने नोइंगली एक्वायर कर ली है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल चाइना की, तो वो अब इंडिया का नहीं रहेगा, ठीक है। और डिप्राइव्ड, उससे ली भी जा सकती है अगर उसने फ्रॉड से, अगर ट्रैक रिकॉर्ड उसका निकला कि अरे उसने तो उस टाइम फ्रॉड किया था, तो उसको बिल्कुल टर्मिनेट कर देंगे उस टाइम पर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए उसने डिसलॉयल्टी दिखाई, तब भी वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं उसको मिलेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पास बहुत सारी बातें इकट्ठी हो रही हैं। द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर, इट मीन उसने गद्दारी करी है, तब भी उसकी सिटीजनशिप जाएगी। द सिटीजन हैज़ विद इन 5 years हैज़ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years, 2 साल तक तो भैया वो जेल में ही रहा है। अगर उसकी एप्लीकेशन आई हुई है, बाय वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आई हो, चाहे वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू आई हो, लेकिन 2 साल तो उसने जेल में ही, इट मीन्स वो एक इंसॉल्वेंट है या फिर एक फ्रॉड बंदा है, तब भी, ठीक है। तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, इट मीन्स फ्रॉड के बेसिस पर भी जा सकती है। अगर आपने गद्दारी करी है, अगर आपने स्पाई किया है, तब भी आप जा सकते हैं, मतलब आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। और टर्मिनेशन, अगर किसी दूसरी कंट्री की आपने वॉलंटरली या नोइंगली एक्सेप्ट कर लिया सिटीजनशिप, तब भी आपकी जाएगी। और अगर आप इंडिया के होना ही नहीं चाहते हैं, तब तो जाएगी। चलिए माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पहले अलग अलग कैटेगरी में इनको रखा जाता था। पहले 3 कैटेगरी थी, NRI, OCI एंड PIO। आज की डेट में सिर्फ NRI एंड PIO, अब OCI एंड PIO क्लब कर दिया गया है, ठीक है। तो इनके कुछ राइट्स के अंदर डिफरेंसेस थे, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि PIO एंड OCI माय डियर फ्रेंड। तो बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ, तो PIO के जो PIO होते थे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनको वीज़ा रिक्वायर नहीं होता था जब भी वो इंडिया में आएंगे, ठीक है। 15 साल तक कोई वीज़ा वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। और दे आर एग्जेम्प्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एट FRO इफ़ दे स्टे
डज़ नॉट एक्सीड 180 डेज़, तो उनको रजिस्ट्रेशन करके वापस इंडिया आने की या इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। और मैं आपको दूसरे एक डाटा के साथ दिखा, माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ही डायरेक्टली ये डाटा मैंने डाउनलोड किया है, वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके साथ कि भैया एनआरआई कौन है। एनआरआई पहले तो ये देख लीजिए, एनआरआई एक इंडियन सिटीजन है जो कि ऑर्डिनरी दूसरे देश के अंदर जाकर सेटल हुआ है, पढ़ने गया है या फिर भैया वर्क परमिट पर गया है। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अ पर्सन हु और हुज एनी ऑफ एंसेस्टर वॉज एन इंडियन एंड हु इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप, उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, जो दूसरी कंट्री के अंदर ही पैदा हुआ है लेकिन उसके रूट्स कहीं ना कहीं इंडियन हैं, ठीक है। और लेकिन ओसीआई कौन है फिर? अब अ पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजन एक्ट 1955। नाउ देखते हैं एक बार कि कौन एलिजिबल है सेक्शन 7A के अंदर अप्लाई करने के लिए। हु वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम, जब फ्रीडम के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर, ठीक है। और फिर वो यहाँ से चले गए हैं काम करने, अब वो धीरे धीरे वहीं सेटल हो गए हैं, बार बार उन्होंने अपने वीज़े का टेन्योर बढ़ाया है, ठीक है। फिर उन्होंने उस देश की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है। 5 साल तक उस दूसरे देश में भी आप रहेंगे तो तब भी आप परमानेंट रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, अमेरिका के, इंग्लैंड के कहीं भी आप हैं तो बन सकते हैं वहाँ के सिटीजन, ठीक है। वहाँ के सिटीजन बन सकते हैं आप। इसमें क्या हुआ है कि आप काम करने वहाँ गए थे और आप खुद की अपनी बात कर रहे हैं, आप धीरे धीरे सेटल हो गए हैं वहाँ पर, और फिर आपकी जितनी फैमिली आगे चलेगी तो अब आप तो है भैया ओसीआई, और जो आपकी फैमिली है वो है पीआईओ, राइट। तो ओसीआई एंड पीआईओ, तो बेसिक है ओसीआई और पीआईओ है आपकी फैमिली, आपकी खुद की फैमिली, क्योंकि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तब बनेंगे जब आपके पेरेंट या मदर इंडियन होंगे, आपका बर्थ वहीं हुआ है। दूसरी कंट्री में तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। लेकिन ओसीआई क्या है? ओसीआई है कि मैंने मल्टीपल एंट्री करी है किसी कंट्री के अंदर, काम करने गया हूँ या काम करने ही गया हूँ इनफैक्ट, और मैंने बार बार वीज़ा लिया है, टाइम से मैं वापस आ जाता हूँ, फिर अप्लाई करता हूँ, फिर चला जाता हूँ, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैं एक हम्बल नेचर का इंसान हूँ, ठीक है। तो मुझे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मिलेगा, तो मैं हूँगा ओसीआई और मेरी फैमिली धीरे धीरे बाहर सेटल हो जाएगी तो वो बनेंगे पीआईओ, राइट, क्लियर। तो ये था माय डियर फ्रेंड, अब पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड एक कर दिया है, ठीक है। कुछ कुछ और भी इसके अंदर चीज़ें हैं, कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम है वो देख लेते हैं। बेनिफिट क्या है एनआरआईज के लिए? ऑल बेनिफिट एज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, वो एनआरआई को भी मिलते हैं, ठीक है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कुछ स्पेसिफिक राइट्स नहीं मिलते, लेकिन ओसीआई जो बार बार आ जा सकता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर, उसको मल्टीपल एंट्री मिलती है, ठीक है, मल्टीपल एंट्री। और जो ओसीआई कार्ड अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री भी मिल सकती है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग वीज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा। डन। तो चले गाइस, डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही है, मैंने डिस्कस किया है आपके साथ आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इन द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर मैंने डिस्कस किया है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको हम बुलाते हैं सिटीजनशिप। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या, मैंने स्पेसिफिकली आर्टिकल इंडिविजुअली डिस्कस नहीं किए हैं 5, 6, 7, 8, क्योंकि बहुत रेयर है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो आपको मालूम है कि कौन इंडिया से गया था और कौन इंडिया में आया है, और उसको ही सिटीजनशिप प्रोवाइड होगी या नहीं होगी, वो सारे क्लॉज उसके अंदर दिए हैं, वो नहीं पूछा जाता है आजकल, नहीं पूछते हैं वो, क्योंकि अब जितना भी टाइम, अब देखिए कितना टाइम हो गया 1947 से, फिर 1950, 1955, उसके बाद से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट टाइम के साथ पूछे जाते हैं। इट मीन्स आपकी सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं और कैसे खो सकते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, BDNRI आप याद रखेंगे, और करंट के अंदर
एक अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर CAA जिसको बोलते हैं, तो नेचुरलाइजेशन के अंदर वो अमेंड किया है, ठीक है जी, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। चले गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, एक बार रिपीट करके वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिएगा, नोट्स जरूर आप बना लीजिएगा, और PDF भी आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल सनी वर्मा, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।